नमस्कार आदाब। आज मालेगांव कैंप इलाके में मराठा दरबार होटल के अंदर यूनिसेफ और चरखा के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और मालेगांव शहर के करीब 25 से अधिक पत्रकार यहां मौजूद थे। मालेगांव में रिफ्यूजल यानी पोलियो के ताल्लुक से लेंगे या और भी बीमारियों के ताल्लुक से लेंगे तो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को पत्रकारों को समझाने के लिए कि छोटे बच्चों को 5 साल तक कैसे कैसे टीके दिए जाएं और कैसे कैसे ये आर्टिकल बनाया जाए उसकी जानकारी दी गई। खास बात ये रही कि मालेगांव महानगर पालिका की वैद्यकीय अधिकारी सपना ठाकरे मैडम, भावसार मैडम RCH और मालेगांव से दूर भिवंडी शहर से यूनिसेफ से जुड़े हुए मौलाना असद कासमी, साथ ही चरखा की पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालेगांव के पत्रकारों को ये बताने का प्रयास किया गया कि बीमारी ये किसी की नहीं होती, किसी भी मज़हब की नहीं होती। इसलिए जैसे आमतौर से आलिमों की मीटिंग होती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, उसी तरह से आज पत्रकारों के साथ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनिसेफ के बैनर तले चरखा ने आयोजित किया और पत्रकारों को बताने का पूरा प्रयास किया गया। मैं मालेगांव से खान फखर आलम मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो मीटिंग है हमारी वो यूनिसेफ चरखा महाराष्ट्र से हम लोग ने आयोजित किए हैं और मालेगांव कॉर्पोरेशन का इसमें सहयोग है हमें। तो पहले तो इंट्रोडक्शन में करती हूँ। ये अलका मैडम है जो हमारी यूनिसेफ चरखा प्रोजेक्ट की मैनेजर है और महाराष्ट्र की, और दूसरी मैं सुजाता शिर्के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है महाराष्ट्र। ये असद भाई है जो भिवंडी में रहते हैं और वो खुद भी मौलवी भी है और हेल्थ डिपार्टमेंट में काम भी करते हैं, WHO के साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरी मैडम है हमारी, उनको तो आप जानते हैं सब दोनों को, चीफ मेडिकल ऑफिसर सपना ठाकरे मैडम है जो आज की इस मीटिंग में हमें बहुत सारा हेल्प करेंगे। और दूसरी मेडिकल RCH की जो मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर भावसार, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। सपना मैडम का भी स्वागत करती हूँ, असद भाई का भी स्वागत करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है? हम लोग ने यहाँ पर मालेगांव में आके मीटिंग आयोजन करने का मकसद क्या है? तर उद्देश असा आहे आजच्या मीटिंगचा की मालेगावमध्ये जे आपले इम्युनायझेशन आहे, टीकाकरण आहे, या टीकाकरणाची मध्यंतरीच्या काळामध्ये कोरोनाच्या याच्यामुळे प्रमाण त्याचं कमी झालेलं आहे आणि केवळ मालेगावमध्ये असं नाही तर महाराष्ट्रामध्ये एकूणच ह्याच्यामध्ये प्रमाण कमी झालेलं आहे। त्यामुळे अशी एक आमची संकल्पना आहे की त्याला कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त हे कव्हर करता येईल आपल्याला आणि काय काय नेमके म्हणजे टीकाकरण। आता आपण नेहमी सगळं बोलतो लसीकरण म्हणजे पोलिओ असं समजतो, तर तसं ते नाही आहे। जे त्याचे 10 वेगवेगळे आजार आहेत आणि आपल्या मुलांना कसं सुरक्षित ठेवू शकतो किंवा काय करू शकतो अशा पद्धतीची एक माहिती देण्याचा आम्ही प्रयत्न इथं करतो। तुम्ही जेव्हा आम्ही PPT बघाल तर कदाचित तुम्हाला पण असं वाटेल की खरोखरच हे आपल्याला माहिती नव्हतं आणि आता आपल्याला डिटेलमध्ये माहिती मिळाली आहे। दुसरा उद्देश असा आहे की आम्ही या ठिकाणी मालेगावमध्ये मौलवी लोकांचं पण सहकार्य घेतोय, त्यांची पण आम्ही एक मीटिंग घेतली होती आणि त्याचबरोबर जे काही रिलिजन्स लीडर आहेत त्यांची मदत घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्याच बरोबर आम्ही पत्रकारांची पण अपेक्षा करतो की पत्रकारांनी पण आम्हाला युनिसेफ आणि चरखा आणि इथल्या कॉर्पोरेशनला सहयोग करावा। आता हे नेमकं सहयोग काय करू शकतात तर जी काही आम्ही इथे माहिती देणार आहोत ती माहिती तुम्ही जास्तीत जास्त तुमच्या पत्रकाराच्या ह्याच्यामध्ये तुमच्या लिखाणामध्ये येईल आणि लोकांना ती कशी सहजगत्या माहिती पडेल अशा पद्धतीने आपण प्रयत्न करणार आहोत आणि तीच आमची अपेक्षा आहे। युनिसेफ आणि युनायटेड नेशन्सबद्दल तुम्हाला माहिती आहे, तर मी थोडक्यात तुम्हाला सांगते। 1945 साली दुसरं महायुद्ध संपलं। तुम्हाला माहिती आहे युरोपमध्ये प्रचंड मोठं महायुद्ध झालं ज्याच्यामध्ये जर्मनीचा पाडाव झाला आणि सगळी राष्ट्र एकतर जिंकली, पण त्या युद्धामध्ये अख्खं युरोप बेचिराग झालेलं होतं आणि त्या बेचिराग झालेल्या युद्धामध्ये अनेक लहान मुलं ही अनाथ झाली कारण त्यांचे वडील मारले, आई बॉम्ब हल्ल्यामध्ये सगळे मारले
त्याच्यामुळे ती मुलं अनाथ झाली आणि त्या मुलांचं तर काय करायचं म्हणून युनायटेड नेशन्सने एक विभाग सुरू केला, युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन फंड युनिसेफ असा विभाग सुरू केला आणि सुरुवातीची काही वर्ष त्यांनी ह्या मुलांना भरण पोषण शिक्षण असं सगळं मिळेल ह्याची व्यवस्था केली. ते आटपल्यानंतर सगळ्या जगभरच्या मुलांना शिक्षण, आरोग्य, सेफ त्यांचा जन्म होणं, गरोदर माता, त्याच्यानंतर किशोरवयीन मुली, त्याच्यानंतर मुलगे, सेफ डिलिव्हरी लहानपणामध्ये घ्यायची. फर्स्ट 1000 days नावाची एक वेगळी संकल्पना आहे. ते कदाचित MOH मॅडम तुम्हाला कधीतरी त्याच्याबद्दल जास्ती सांगू शकतील. तर असं सगळं हे करण्यामध्ये युनिसेफ गुंतलेलं आहे. तर युनायटेड नेशन्सचे इतके मोठे प्रोग्राम आहेत. आता चरखाबद्दल थोडक्यात माहिती. चरखाचं स्थापना केली संजय घोष नावाचे मुंबईतच राहणारे एक कार्यकर्ते. खूप मोठ्या घराण्यातनं ते आलेले होते. ते संजय घोषचे वडील हे त्यांचं पहिलं नाव मी विसरले, सगळ्यात पहिले दूरदर्शनचे डायरेक्टर होते. सगळ्यांना गुड आफ्टरनून. आजची मीटिंग जी घेतली युनिसेफ, चरखा प्रोजेक्ट आणि मालेगाव महानगरपालिका याच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे या ठिकाणी. आणि आज आपल्यासाठी पण म्हणजे महत्त्वाचा दिवस कसा आहे की आपण सगळे आमच्या सोबत आहात. म्हणजे माझ्यासोबत तर तुम्ही 2 वर्षापासून आहातच, याच्यासाठी पण मी तुमची आभारी आहे की निश्चित तुमचं ह्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जे काही आम्हाला सहकार्य लागलं ते निश्चित त्याच्यासाठी पण घेऊ आपण तो कार्यक्रम. तर मी त्याच्यासाठी पण तुमचे आभार मानते. मालेगाव हे तुम्हाला माहिती आहे की कशी सिटी आहे. तुम्ही सगळेजण मालेगावच्याच आहात. ह्या ठिकाणी जे काही असंख्य प्रॉब्लेम्स येतात आपल्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी, म्हणजे आत्ताचं ज्वलंत उदाहरण घेतलं तर कोविड लसीकरण एक आहे, त्याच्यासाठी आहे. आजची मीटिंग ज्या गोष्टीसाठी ठेवली गेलेली आहे, बालकांचं लसीकरण, हे कसं लसीकरण असावं, कधी घेतलं जावं, हे तुम्हा सगळ्यांना तर माहितीच आहे. फक्त त्याच्यात अपडेटेड नॉलेज म्हणून आजची ठेवली गेलेली आहे. आणि जनतेपर्यंत जो काही व्यवस्थित मुद्दा आहे, म्हणजे जो खरा मुद्दा आहे तो जाईल. हा जो प्लॅटफॉर्म आहे हा तुम्ही आहात की जनतेला जे सांगितलं जातं की ह्याच्यामुळे हे घडतं, त्याच्यामुळे ते घडतं, हे जो प्लॅटफॉर्म देणारी मीडिया जी आहे ते तुम्ही आहात. म्हणून आमची तुमच्याकडून एकच अपेक्षा आहे की जे काही खरं आहे चौकशी अंतीच तिकडे गेलं पाहिजे. आणि त्याचं सखोलपण म्हणजे मेन म्हणजे होतं काय की आपल्या मालेगावात थोडीशी जरी बातमी इकडच्या तिकडे झाली तरी काय होतं आपण सगळे जाणकारच आहोत. आणि त्यात लसीकरणाचं प्रमाण जे आहे लहान मुलांचं आपलं फुल्ली इम्युनाइजचं, म्हणजे पूर्ण 9 महिन्याचा जो डोस असतो, म्हणजे 1 वर्षाच्या आतलं जे लसीकरण असतं त्याला फुल्ली इम्युनाइज म्हटलं जातं. आणि ते फुल्ली इम्युनाइज 1 वर्षाच्या आत झालं तर ते बालक फुल्ली इम्युनाइज्ड होतं, म्हणजे ते प्रोटेक्टेड होतं. तर ह्या ठिकाणी जर थोडा जरी त्यांना कुठंतरी चुकीचा मेसेज गेला तर ते बालकाचे आई वडील पॅरेंट्स हे त्या लसीकरणासाठी येत नाही. तर हा जो कालावधी आहे हा खूप महत्त्वाचा कालावधी आहे आपल्यासाठी. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तर आपली डिलेव्हरीला जेव्हा बाई जाते, म्हणजे गरोदरपणापासूनच तिला जे ट्रीटमेंट मिळाली पाहिजे ह्यासाठी आपल्याला भरपूर मेहनत घ्यावी लागते. आपले 14 नागरी आरोग्य केंद्र आहेत, 3 दवाखाने आहेत, परंतु तरी काही ज्या बायका आहेत त्या चेकअपला येत नाही. गरोदरपणामध्ये कमीत कमी 4 व्हिजिट्स ह्या झाल्या पाहिजे तरी त्या येत नाही. आणि मग काय होतं की शेवटच्या वेळी 9वा महिना लागला, कुठेतरी कहीं तो भी ये दिखाई देता है कि वो एनीमिक है, उसको खून नहीं है, फिर उसको रेफर किया जाता है और फिर उसका परिणाम आप सभी को पता है कि क्या होता है आगे जाके, है ना. रेफर बोले तो फिर क्या होता है, यहाँ से लेके जाओ सिविल, सिविल से लेके जाओ दुलिया, दुलिया में जाने के बाद फिर कोई बिलिंग नहीं रहता. ये सारी चीज़ें अपने को अगर रोकथाम करनी है तो उसकी 4 चेकअप होना ज़रूरी. हर मंगल के दिन अपने नागरी आरोग्य केंद्र के ऊपर गरोदर माता की तपासनी रहती. वहाँ पे सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, पूरी उनकी खून की जांच होती है, डॉक्टर से वो तपासनी करते और उसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे. ये अपने को देखना है और आपकी तरफ से ये हम लोगों को सहायता चाहिए कि उसका पूरा 4 चेकअप होना ज़रूरी है. उसके बाद उसकी डिलीवरी का वक्त आता है. आप सभी को पता है अपने मालेगांव में होम डिलीवरी का प्रमाण बहुत ज़्यादा है. पहले तो 2 साल 4 साल पहले इससे ज़्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयत्न करके हम लोग
उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग कम पड़ रहे हैं क्योंकि जनता सुनती नहीं है। ये एक चीज़ भी है कि दाई है अपने यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण में उसके यहाँ पे, और वो दाई जो है वो अनट्रेंड दाई है ना, जिसका ट्रेनिंग नहीं या प्रॉपर उसको डिलीवरी कैसा करना है, क्या करना है, डिलीवरी के लिए क्या क्या लगता है, ये चीज़ों का पूरा नॉलेज न होने की वजह से क्या होता है, एक तो माँ को तकलीफ होती है, माँ का इंतकाल होता है, नहीं तो बच्चे का इंतकाल होता है। और अपनी जो मालेगांव की परिस्थिति है वो गरीब परिस्थिति होने के कारण वो क्या करते हैं कि प्राइवेट में जाने का उनको ये नहीं रहता है। सरकारी में कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि कुछ लोग नहीं आते हैं या कुछ चीज़ों में देर से पेशेंट आने के बाद उसको रेफर किया जाता है। ये चीज़ होने की वजह से उनको नहीं सुविधा मिलती है, तो वो जाके दाई के पास डिलीवरी करती और वहीं पे सब प्रॉब्लम होता है। एक तो उसको ज़्यादातर से उसको बाई को ब्लीडिंग होता है, बच्चे का सही तरह से पालन ये डिलीवरी नहीं होने की वजह से। एक फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक पिछले महीने का ही उदाहरण दूंगी कि एक साइना सेंटर है अपना, वहाँ पे एक दाई है, उन्होंने डिलीवरी की, ट्विंस की डिलीवरी। देखो आप लोग सोचिए कि दाई कितना डेयरिंग भी करती है। ट्विंस डिलीवरी, पेशेंट को रेफर किया गया हॉस्पिटल में और हायर सेंटर पे, लेकिन वो पेशेंट भी नहीं माना, उसने जाकर दाई के पास डिलीवरी करा और वो दोनों बच्चे का इंतकाल। सोचिए 9 महीना पेट में पालने के बाद वो माँ के ऊपर क्या बीती होंगी कि दोनों बच्चे उसके गुजर गए। तो ये चीज़ें लोगों पब्लिक को भी नहीं समझती है। तो ये कहीं ना कहीं अपने को उस पर फोकस करना है कि डिलीवरी घर पे करने के बाद क्या क्या इश्यू आते हैं। एक तो बच्चा नहीं रहता है, मालेगांव में वो सारा प्रमाण, बाल मृत्यु का प्रमाण आप सभी को पता है ही, तो वो कम करने के लिए उसको हॉस्पिटल डिलीवरी जरूरी। उसके बाद बच्चा होने के बाद उसका लसीकरण, तो बच्चा होने के बाद उसको डिलीवरी अगर हॉस्पिटल में हो जाती है तो उसको हेपेटाइटिस का इंजेक्शन मिल जाता है, उसके बाद 24 घंटे में जो देना रहता है वो मिल जाता है, BCG का टीका, पोलियो का टीका, ये सारी चीज़ें उसी वक्त मिल जाती है। और विटामिन के जो हर हॉस्पिटल में मिलता है। घर पे डिलीवरी होने के बाद वो विटामिन के का टीका भी नहीं मिलता है उनको, तो वो मिलना ज़रूरी है। उसके बाद 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने वो टीका। पहला ही टीका लगाने के लिए लोग तो आते हैं, लेकिन उसको 5 बीमारी का इंजेक्शन होने की वजह से क्या होता है, उसको बुखार आता है, थोड़ी सी गांठ आती है, उसकी वजह से अपने यहाँ पर रेफ्यूजल्स तैयार हो जाते हैं। और वही रेफ्यूजल्स को ट्रैक करने के लिए हम लोगों को आपकी मदद चाहिए। आपके माध्यम से अगर ये सारी चीज़ें पेपर में आती है कि ठीक है, लसीकरण करवाने के बाद बिल्कुल बुखार आता है, गांठ आती है, बच्चों को थोड़ा सा रोना आता है, अपने यहाँ पे लूम वर्कर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, रात में सोए रहते हैं, दिन में सोए रहते हैं, जो रात में काम करते हैं, घर के अब्बा, उसके पिताजी लोग वो सोए रहते हैं। और उसी की वजह से माँ क्या बोलती है, मेरे बच्चे को अगर टीका दिया, वो उसको बुखार आया वो रोता है, गांठ आई वो रोता है बच्चा, वो टालने के लिए, मतलब उस पिताजी की नींद पूरी होने के लिए, जाहिर सी बात है उसकी उनकी वो आमदनी है, वो उसको वो जो है उसका इलाज ये करेंगे, लेकिन उस ट्रीटमेंट के लिए कितना पैसा लगता है, ये अगर उनको आपकी तरफ से समझाना हुआ। समझो डिप्थीरिया हुआ, डिप्थीरिया गले में जाला होता है, उसके लिए फिर अपने को यहाँ से दुरिया जाना पड़ता है, नासिक जाना पड़ता है, कुछ चीज़ें अपनी यहाँ हो जाती है। तो ऐसे बीमारी को टालने के लिए इलाज से बेहतर एहतियात है। तो एहतियात में क्या है कि टीकाकरण करवाना जरूरी। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि टीकाकरण करने के बाद 100%, मतलब अभी मीजल का एग्जाम्पल लो, 9 महीने का जो खसरे का टीका लगता है, मीजल तो होता है लेकिन उसकी जो सिवेरिटी रहती है वो कम हो जाती है और बच्चों को तकलीफ कम होती है और आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले वो कम होते हैं। ये टालने के लिए वो टीकाकरण वक्त पे होना ज़रूरी है। 1.5 साल तक टीकाकरण पूरा करवाना है। उसमें आगे आप लोगों को PPT में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कब क्या लगता है, कौन सी बीमारी के लिए लगता है, ये सारी चीज़ें आपको भी बताई जाएंगी। ये सब बोलने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन आपकी जो बात है, अभी अपने मालेगांव में जितने भी पेपर्स है वो सारे लोग पढ़ते हैं और आपके पेपर के माध्यम से ये चीज़ गई, सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ गई, तो बिल्कुल मालेगांव का लसीकरण का प्रमाण जो है आज जो 55% है वो 100% पोस्ट में बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपने ये जो पॉजिटिव मैसेज है वो अगर पब्लिक के लिए डालें तो इंशाल्लाह अपना मालेगांव फुल्ली इम्यूनाइज का परसेंटेज 100% हो जाएगा और इसमें अपने ही बच्चे सेफ हो जाएंगे। अपने मालेगांव बहुत सारी बातें बड़े अच्छे अंदाज में आप तक दोनों मैडम ने पहुंचाया और मुझे उम्मीद है मालेगांव शहर में
जो भी मुश्किलात हैं, और सपना मैडम के जो सपने हैं वो ज़रूर साकार होंगे और आप उसमें अपना ताउन ज़रूर पेश करेंगे। हम सब जानते हैं कि दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं मिलेंगे जो अपने बच्चे को सेहतमंद और खूबसूरत देखना ना चाहते हैं, सभी चाहते हैं। तो फिर क्या वजह है कि हम उनके बच्चे की सेहत ही के लिए जब उनके घर तक पहुंचते हैं, जाते हैं, तो वो हमारी बात को क्यों नहीं सुनते, क्यों नाकारते हैं, वो रिफ्यूज क्यों करते हैं? जाहिर बात है, या तो हमारी मालूमात अधूरी, या बताने का तरीका हमारा दुरुस्त नहीं, या गलत वक्त में हमने उनको कैच किया है। कुछ वजह हो सकती है, या तो उनको कुछ गलत बातें पहुंची हुई हैं। इसके अलावा हम और आप जानते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान है, अब इंसान की बुनियादी ज़रूरत में एजुकेशन और हेल्थ भी शामिल है। अब हेल्थ की ज़रूरत की तकमील हम और आप उस वक्त से करते हैं जब बच्चा हुए ज़मीन पर तवल्लुद होता है, सामने आता है। लेकिन जदीद कंसेप्ट यह है साइंस का कि जिस दिन से बच्चे की बुनियाद माँ के पेट में पड़ती है, वहीं से बच्चे की तालीम और सेहत का आगाज हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। मैडम ने अभी बताया कि 4 चेकअप जरूरी है। आप यूँ समझ सकते हैं कि जब बड़ी बुलंद बाला इमारत बनाई जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसका फाउंडेशन जमीन में बहुत नीचे ले जाना पड़ता है। फाउंडेशन जितनी मजबूत होंगे उतनी ही ऊंची और बुलंद और मजबूत इमारत बन सकती है। तो बच्चे की माँ का जब वो हामिला है, प्रेग्नेंट है, उसका चेकअप और बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसकी सेहत की देखभाल उस फाउंडेशन की तरह है जिसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग हमें तामीर करनी है। और ये सच्चाई है, मेडिकल साइंस में कहा गया कि अगर इस फर्स्ट 1000 डेज में बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है और उसकी जो ग्रोथ, उसकी जो नशोनुमा जहनी और जिस्मानी होनी चाहिए थी, अगर उसमें कमी रह गई है तो पूरी लाइफ में कंप्लीट नहीं होती। उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तरीन वक्त उसके फर्स्ट 1000 डेज होते हैं जब उसका जिस्म और उसका दिमाग सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है, तरक्की करता है। अब गौर कीजिए कि 9 महीने में एक चंद कतरे से शुरू हुआ वो बच्चा 9 महीने में 3, 3.5, 4 किलो का हो जाता है और तकरीबन 1.25 फीट 1.5 फीट का हो जाता है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ता रहे तो 50-60 सालों में 100 फीट का हो जाएगा और कई कुंटल का हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो सिर्फ उन्हीं अय्याम में बढ़ता है जिस अय्याम में हम और आप अगर लापरवाही कर जाएंगे तो उसका ग्रोथ जिंदगी भर के लिए रुक जाए। और उसी की नशोनुमा में हम और आप जानते हैं, वाज़ेह बात है कि तंदुरुस्त और मजबूत जिस्म में मजबूत दिमाग होता है, ज़हन होता है। हमारा कंसेप्ट ये होता है जब शादी होती है कि 2 खानदान मिल गए, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक का और कम्युनिटीज का कंसेप्ट ये होता है कि 2 यूनिवर्सिटियां आपस में मिल गई हैं। अब उनसे जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो दुनिया का अजीम तरीन काबिल प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। इस नज़रिए से अगर हम लेकर चलते हैं अपने बच्चे के नशोनुमा, उसकी देखभाल, तो वो बच्चा जब हमारी आंगन में आंखें खोलता है तो हमारी अपेक्षाओं के मुताबिक होता है। उसके अंदर कोई कमी, कोई माजूरी, कोई अपाहिजपना नहीं होता। अच्छा दिमाग होता है, अच्छा जिस्म होता है, देखने में जो खूबसूरत होता है वो कारनामे भी बुलंद तरीन करता है। उसकी सेहत की नशोनुमा देखभाल में हमारे इन टीकों का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम किरदार है। अभी मैडम ने बड़ी तफसील से सारी बातें बता दी हैं कि वो टीके बच्चों में बहुत 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 जरूरी हैं। फितरती और पैदाशी तौर पर हर इंसान के अंदर बीमारियों से लड़ने की एक सलाहियत होती है, इम्यूनिटी पावर, क़ुव्वत मुदाफ़ियत। मैडम ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया उर्दू का, क़ुव्वत मुदाफ़ियत। इसके लिए थैंक्स मैडम को, जो आसानी से समझ में आ सके। लेकिन कुछ बच्चों में अगर ये इम्यूनिटी पावर, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, डिफेंसिव पावर कमज़ोर रह जाती है तो वो बीमारियाँ उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। हमारे मुल्क में खाने पीने का या बच्चों के बहुत सारे एरियाज में, जो स्लम एरियाज हैं, कमज़ोर ग़िज़ाओं का इंतज़ाम होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी कमज़ोर होती है। बाहर से आने वाले वायरस, बाहर से आने वाली वो फौज उस पर हमला आवर हो जाती है और उसको अपना असीर कैदी और अपना बीमार बना लेती है, बीमारी का घर बना लेती है। तो अगर इन टीकों की मदद ली जाए तो बच्चे
उस फौज से लड़ने के काबिल होते हैं, उस बीमारी को हराते हैं, उससे आगे बढ़ करके कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। पोलियो हमारे मुल्क ने खत्म किया, ये मुल्क की बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया ये कह रही थी शायद इंडिया पोलियो खत्म करने में नाकाम रहेगा, यह सबसे आखिरी मुल्क होगा, लेकिन पोलियो खत्म करके आज हम उस इंडिया में सांस ले रहे हैं जो पोलियो फ्री इंडिया कहलाता है। आपको मालूम है, मैडम ने कहा कि लाखों लोग हर साल पोलियो के मरीज होते थे। तकरीबन 4,500 साल पुरानी ये बीमारी, सबसे पहले मिस्र में जो बीमारी पाई गई थी, हिस्ट्री ये बताती है कि वहाँ की पहाड़ियों पर तराशीदा पैकर और वहाँ की कुंदा तहरीरात से जो माहिरीन आसार कदीमा ने नतीजा अख्ज़ किया है कि तकरीबन 4,500 साल पुरानी ये बीमारी है। उस वक्त से लेकर के पिछले 50 बरस तक दुनिया में इसके रोकथाम का भी कोई जरिया नहीं था। हजारों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में इससे मुतासिर, माजूर और भीख मांगने पे मजबूर थे, लेकिन 1948 में जब एक बड़ी उम्र में अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को ये हो गया तो परेशान हो गया, और उस वक्त दुनिया के माहिरीन जमा हुए कि इतने बड़े आदमी को पोलियो में जान चलेगी, बच नहीं सका, तो दुनिया के लोगों का क्या होगा। तो डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन की क़यादत में एक बड़ी टीम ने दुनिया के एक डोज बनाने में कामयाबी हासिल की, और उसी से पूरी दुनिया में आज पोलियो पर काबू पाया गया और पोलियो खत्म हो रहा है। हमारे पड़ोस के 2 जगहों पे बचा हुआ है। इसी तरीके से रूटीन के और बहुत सारी बीमारियां हमारे मुल्क ने खत्म की है। दुनिया ने तो बहुत सारी बीमारियां, जो 10 किलर बीमारियां अभी मैडम ने बतलाई, कई बीमारियां दुनिया ने खत्म की है। हमारे मुल्क ने भी उनमें से पोलियो की तरह से बड़ी चीज़ का आपने बताया, टेटनस की भी तकरीबन खत्म की थी, और एक आधी बीमारियां हैं, लेकिन पूरी तरह से बीमारियों पर काबू पाया जाए, खत्म किया जाए, हमारे बच्चे सेहतमंद हों, और पूरी दुनिया में बच्चों के मरने का जो फिगर है इन बीमारियों से, वो इंडिया सबसे आगे है। आप जानकर हैरत होगी आपको जान करके कि मीजल्स की बात की मैडम ने, मीजल की वजह से बच्चों में हमारे बाद में आकर के नमूनिया की बीमारी होती है। उस नमूनिया से मरने वालों में पूरी दुनिया में जितने बच्चे ऑफ होते हैं तकरीबन 33% इंडिया में है। हम बहुत पीछे, बांग्लादेश से पीछे। आज बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हम और तालीम याफ्ता हो गए, कॉलेज यूनिवर्सिटियों का दौर आ गया, आज भी गलतफहमियां आ गई हैं पोलियो को लेकर। जैसे बच्चे आगे चलकर नामर्द हो जाएंगे, आबादी कम हो जाएगी, मुसलमानों के साथ ही ऐसा हो रहा है। इस तरीके से अगर टीकों के बारे में भी सोचा जाने लगा, जबकि यहाँ पर कोई धार्मिक कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। पोलियो में तो हो सकता था ये सोचा गया, इसके लिए तो पोलियो इतना लेट खत्म हुआ, लेकिन लेट खत्म होने में जो मुस्लिम कम्युनिटी को नतीजा भुगतना पड़ा है वो ये है कि खत्म होने से 10 साल पीछे अगर हम जाएं, जितने भी केसेस इंडिया में पोलियो को हुए हैं उसमें 72% सिर्फ मुस्लिम बच्चों को पोलियो हुआ है। और आप जानते हैं सेकंड लास्ट केस मालेगांव में हुआ था, मुस्लिम बच्चे ही थे। आखिरी केस जो हावड़ा में डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है वो भी मुस्लिम बच्ची थी, इंडिया का आखिरी केस 13 जनवरी 2011 में जो रुखसार नाम की 1.5 साल की बच्ची रही है। तो हम अगर हमारे यहाँ ये कमी है, मालेगांव हो, भिवंडी हो, या जिस तरह दुलिया हो या गोविंदी हो, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इलिटरेसी की वजह से, अवामी बेदारी कम होने की वजह से, टीकों को लेकर के, पोलियो डोज को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां थी और कुछ हद तक हैं, काफी हद तक खत्म हो गई हैं। जब उलमाए किराम मैदान में आए, मस्जिदों से ऐलान किया गया, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इस्लामी ममालिक ने, OIC ने, सऊदी अरब ने, बड़े बड़े इदारों ने हिंदुस्तान के इन टीकों को लेकर, पोलियोज को लेकर के अपीलें की हैं। उनकी अपीलें राइटिंग में आई हुई हैं। हम भी यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 5 बड़े डॉक्टर्स जो पीडियाट्रिशियन हो और 5 बड़े उलमाए किराम शहर के टीकों की एक मालूमात, एक लेटर पे लाएं। आपका लेटर कोई कॉर्पोरेशन का हो, उनका मोबाइल नंबर हो और वो अपील हो। 5 बड़े डॉक्टर्स हो, 5 उलमाए किराम हो, वो अपील रिफ्यूजल घरों में कम से कम डाला जाए। इतने बच्चे हमने देखे, तकरीबन 11% जिनको कुछ भी डोज नहीं मिला। ये बड़ा अफसोस की बात है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आज के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी मालूमात यहाँ से जो लेकर हम जा रहे हैं, जो शायद आगे प्रेस नोट की शक्ल में भी आप तक आएंगी। और मैं बड़ा शुक्रगुजार एहसानमंद हूँ यहाँ चरखा और यूनिसेफ का कि इस तरह का प्रोग्राम लेकर के उन हाई रिस्क एरियाज में जा रही है जहाँ जहाँ पर ये गलतफहमियाँ और ये मुश्किलात हैं। चंद लोगों की वजह से अगर वो बच्चे की मुश्किलात का शिकार हो जाएं कि जो इम्यूनाइजेशन कंप्लीट कर रहे हैं या डोज ले रहे हैं, तो हमारा कैसे खामोश बैठ सकते हैं। हमारा अखलाकी फरीजा बनता है कि हम मैदान में आएँ, हमारी कम्युनिटी में जहाँ गलतफहमियाँ उनको भी हम समझाएं, आसपास में जहाँ कहीं भी हमारी जो भी हेल्प, जो भी मदद दरकार होगी, हमें वहाँ जाकर के अपना काम पेश करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर रूटीन कम है तो कोशिशें तो हो ही रही हैं कारपोरेशन की जानिब से, लेकिन हमारे यहाँ भिंडी में बहुत सारा इस तरह से रूटीन में प्रॉब्लम था। तो हमने जो कुछ एक्टिविटीज़ की है
चंद चीजें मैं आपको बताऊं, शायद यहाँ भी उसे अपनाया जा सकता है। अपनी कलम के जरिए से जो आप कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी अपनी सरगर्मी एक्टिविटीज में, उठने बैठने में, दुआ सलाम में, अपनी नशिस्तों में, आपके जो अपने ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये बात चलाएं, फेस टू फेस ये बात चले कि हमारे शहर का रिकॉर्ड ये हो रहा है, हमारे यहाँ बच्चों का इम्यूनाइजेशन बहुत कम है, पोलियो को लेकर गलतफहमियां हैं, बहुत सारे बच्चे हमने देखा यहाँ पर छूटे भी हैं, आरआई में भी, पोलियो में भी। पूरे शहर का एक डाटा ऊपर तक ये जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का शहर, वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। एक बार तो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि महाराष्ट्र का डाटा महाराष्ट्र के 2 शहरों की वजह से नीचे जाता है, नशा भिवंडी और मालेगांव, उन्होंने नाम लिया था। आगे उनको ये बोलने का मौका ना दें, और हम कुछ बच्चे हमारे हैं, हमें उसकी फिक्र करनी है। आइए आज हम ये कोशिश करेंगे, फैसला करते हैं। यहाँ से जाने के बाद हमारे आसपास में, हमारी नॉलेज में, ये आशाएं, सिस्टर, नर्सेज, डॉक्टर्स अगर हमें बताते हैं कि आपके आसपास में यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम अपना चंद मिनट अगर वहाँ पर देते हैं किसी बच्चे की जिंदगी की सेहत के लिए, किसी बीमारी से महफूज रखने के लिए, तो हमारे लिए कार्य सवाब भी होगा, हमारा मिली फरीजा भी होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम जरूर यहाँ से जो बातें हैं वो लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।